औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. Today is my lecture number 14, that is of unit number 11, sound. Today my first article is that is of reflection of sounds. It is also known as echo. अब echo या reflection of sound जो है वो कब प्रोड्यूस होता है? फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी टॉल बिल्डिंग के सामने खड़े हैं या किसी माउंटेन के सामने खड़े हैं और आप जोर से जो है वो मतलब कि क्लैप करते हैं या शाउट करते हैं, ठीक है, तो वही साउंड जो है ना आपको जो है दोबारा से सुनाई देता है। जब वही साउंड आपको दोबारा से सुनाई देना, तो ये जो फिनोमेना होता है इसको हम जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या फिर एको जो है ना वो कहते हैं। अब इसी की बेस पे उसने जो है ना इसको डिफाइन किया है कि व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और एको। कि जब साउंड किसी मीडियम से टकराता है, टकरा के उसी मीडियम में जब वापस आ जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं एको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद देखें जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें सबसे पहले तो उसने ये बताया कि जब कोई साउंड हम सुनते हैं ना, तो उसका जो सेंसेशन है ना वो हमारे दिमाग में तकरीबन 0.1 सेकेंड तक महफूज रहता है। ठीक है, यानी कि 0.1 सेकेंड तक उस साउंड का एहसास जो है ना वो हमारे जहन में रहता है। ठीक है, बेसिकली इस पैराग्राफ में वो जो है वो एक ऐसा डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहा है कि अगर आप उस डिस्टेंस पे खड़े हैं और शाउट करते हैं या क्लैप करते हैं तो आपको जो है वो एको जो है वो सुनाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखें कि आपके पास टाइम आ गया 0.1 सेकेंड, मतलब ये वो टाइम है, ठीक है, जिसमें आप कोई साउंड सुनते हैं तो उसका एहसास जो है ना आपके जहन में 0.1 सेकेंड तक जो है वो रहता है। ठीक है, इसके बाद जो है जो स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, जो स्पीड ऑफ साउंड है एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, वो 340 है, 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 340 है और जो टाइम है वो 0.1 सेकेंड है, यानी कि वो टाइम जिसका एहसास जो है या सेंसेशन जो है आपके ब्रेन में तकरीबन 0.1 सेकेंड तक रहता है। ठीक है, अब आपने टोटल डिस्टेंस जो है ना एक्चुअली फाइंड आउट करना है, तो एस इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला पड़ा हुआ है, मतलब स्पीड को और टाइम को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो डिस्टेंस आ जाता है ना वो 34 मीटर का डिस्टेंस है। मतलब ये वो डिस्टेंस है जिसमें साउंड जो है वो सामने वाली दीवार के साथ टकरा के वापस भी आता है। मतलब ये जो डिस्टेंस है दो तरफ का डिस्टेंस है, मतलब कि आधा डिस्टेंस साउंड का जो है वो दीवार की तरफ जाने का है और आधा डिस्टेंस जो है वो टकरा के वापस आने का है। मतलब कि अगर आप 34 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको 17 मीटर के डिस्टेंस पर अगर आप खड़े हैं तो आपको जो है वो एको जो है वो सुनाई देगा। ठीक है, तो इस तरह जो है एक उसने एक्टिविटी करके बता दिया कि हम जो है डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको एक दीवार के सामने कितने मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा होना पड़ेगा ताकि आपको एको जो है वो सुनाई दे। ठीक है, इसके बाद उसने एक एक्टिविटी करके बताई है। अब एक्टिविटी में क्या है कि सबसे पहले तो आपने दो जो है वो प्लास्टिक के पाइप या फिर आप ऐसे करें कि जो चार्ट पेपर होता है उससे सूटेबल लेंथ के दो पाइप बना लें। ठीक है, और उसके बाद जो है उसको टेबल के ऊपर आप अरेंज करें। ठीक है, कैसे अरेंज करेंगे? जैसे उसने 11.10 फिगर, मतलब ये वाली जो फिगर है 11.10, ऐसे आपने उनको उसके ऊपर जो है वो अरेंज करना है। मतलब कि जो पाइप आपने चार्ट के बनाए हैं या जो है वो प्लास्टिक के हैं, उनको आपने दीवार से जरा सा पीछे रखना है एक को। ठीक है, और इसी तरह दूसरे को भी बिल्कुल मतलब उसके सामने, मतलब कि एट सेम एंगल। ठीक है, जो आई और आर जो है वो सेम होना चाहिए कि एक जो पाइप है उसको आपने दीवार से जरा सा पीछे हटा के रखना है, इसी तरह दूसरे को भी इसी तरह, और दरमियान में आपने कोई स्क्रीन, ग्लास की बनी हुई स्क्रीन रख दी है।
ये इसलिए रख दी है कि फॉर एग्जांपल जब आप इस वाले पाइप में, ये जो लेफ्ट साइड पे, इसके सामने एक क्लॉक रख देते हैं और क्लॉक की जो टिक टिक है वो दीवार के साथ टकराए और टकरा के इस वाले पाइप में से होती हुई यहाँ पे आपने कान लगा के सुनना है तो आपको टिक टिक की आवाज जो है वो सुनाई देगी। ठीक है, और स्क्रीन इसलिए रखी है ताकि साउंड जो है आप तक जो है वो डायरेक्ट ना पहुंचे। ठीक है, अगर साउंड मतलब कि इस तरफ मूव कर रहा है तो वो इस स्क्रीन से टकरा के वहीं पे रुक जाता है और आपको सिर्फ वही साउंड सुनाई दे रहा है जो इस पाइप में से आता है और इस तरफ से रिफ्लेक्ट होके आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है उसने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एक फिनोमेना जो है वो करके बताया है। ठीक है, और अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें दोनों पाइप्स के दरमियान में और एंगल आई और एंगल आर फाइंड आउट करें तो आप देखेंगे कि ये दोनों एंगल जो है वो सेम होंगे। दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ठीक है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में से एक लॉ भी है। ठीक है, ये हम जो नेक्स्ट चैप्टर है ना उसमें हम इसको डिस्कस भी करेंगे, लॉज ऑफ जो है रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट का चैप्टर है, उसमें अगेन जो है ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आएंगे। इससे पहले हम वेव वाले चैप्टर में जो है रिपल टैंक के अंदर जो हमने रिफ्लेक्शन का फिनोमेना पढ़ा था वहां पे भी हमने ये पढ़ा कि एंगल ऑफ आई और एंगल आर एंड एंगल आई जो है ना वो आपस में इक्वल होते हैं। दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा कि अगर आप इस पाइप को, ये जो पाइप है इसको जरा सा वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ उठा लें, ठीक है, फिर आप इसको कान लगाएं, फिर आपको आवाज सुनाई देगी? कभी भी नहीं सुनाई देगी, क्योंकि अब आपने जो डायरेक्शन है साउंड की वो चेंज कर दी। अब वो टकरा के इसके नीचे से गुजर जाएगा। ठीक है, और अगर आपको सुनाई भी दिया ना तो बहुत हल्का सा सुनाई देगा, वो वाला साउंड ही होगा जो पाइप के थ्रू आपको ऊंचा सुनाई दे रहा था। ठीक है, अब मतलब अब आपको इस पाइप से साउंड जो है वो सुनाई नहीं देगा। ठीक है, इसके साउंड जो है वॉल से टकरा के इसके नीचे से होते हुए आपको हल्का फुल्का जो है वो सुनाई देगा, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आपको सुनाई ही ना दे। ठीक है, ये साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट ही ना हो, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो है ना वो हो ही ना, ऐसा भी जो है वो पॉसिबल है। एक्चुअली ऐसा ही होगा कि आपको आवाज जो है वो सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये एक उसने एक्टिविटी थी जो रिफ्लेक्शन के बारे में उसने करके बताई। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है स्पीड ऑफ साउंड। अब स्पीड ऑफ साउंड जो है ना बेटा, जब भी साउंड जो है किसी भी मीडियम में से पास होता है तो उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, अब अगर मीडियम जो है वो एयर है तो एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, साउंड कब प्रोड्यूस होता है? साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। इस चैप्टर के शुरू में जो है ना हमने सारा पढ़ा था। इसी तरह अगर साउंड जो है किसी लिक्विड से पास हो रहा है तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट करेंगे। सेम विद सॉलिड्स, सॉलिड्स के साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, लेकिन याद रखें कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दैट इज लेट्स सपोज अगर 343 मीटर पर सेकेंड है या 342 मीटर पर सेकेंड है तो स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स उसका 5 टाइम होती है। ठीक है, 5 टाइम मतलब 343 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका तकरीबन कोई 1700 के करीब आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं कोई मतलब कि वैसे ही कैलकुलेशन बता रहा हूँ, मतलब 1700 मीटर पर सेकेंड के नियर अबाउट आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू गैसेस। और इसके बाद अगर हम सॉलिड्स को और गैसेस को कंपेयर करें तो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स दैट इज 15 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, मतलब 15 टाइम्स। 343 को 15 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट कोई 50 जो है आंसर आ जाएगा। 15 3 45, ठीक है, तकरीबन मेरे ख्याल से 50 नहीं 5000 के करीब आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा। 343 को आप 15 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 5000 के करीब जो है ना इसका जो है वो आंसर आ जाएगा।
अच्छा, ये मैं मतलब कि वैसे ही कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। एक्चुअली इस पैराग्राफ में वो ये बता रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स एंड इन गैसेस both is greater as speed of sound in liquids and in solids is greater as compared to gases। ठीक है, गैस में जो स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम होती है और उसके बाद जो है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा जो है वो लिक्विड में होती है, और जो सबसे ज़्यादा है वो जो है वो सॉलिड्स में होती है। ठीक है, तो इसी तरह अगर गैस के अंदर देखें तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो स्पीड ऑफ साउंड है ना वो 343 उसने बताई है। ठीक है, 343 होती है। और स्पीड ऑफ साउंड का जो रिलेशन है, ठीक है, जो फार्मूला है वो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसकी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, हम पहले भी जो है पहले चैप्टर में करके आए हैं। ठीक है, वेव्स की मदद से जो है ना, वाटर वेव की मदद से हमने इसकी डेरिवेशन की थी। तो इसी तरह इसमें सिर्फ कंपैरिजन है जो है गैसेस का, लिक्विड्स का और सॉलिड्स का, और थोड़ा उसने वाइब्रेशन का बताया इस पैराग्राफ में कि साउंड जो है वो जब मूव करता है तो पार्टिकल जो है जिस मीडियम में से मूव करता है तो उसके पार्टिकल जो है ना वो वाइब्रेट करते हैं। बस यही चीज़ें उसने बताई हैं, और आखिर में जो है ना उसने रिलेशन बता दिया v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ पे v जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, f क्या है, फ्रीक्वेंसी, और जो वेवलेंथ है, ठीक है, लैम्डा क्या है, वो है वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा आर्टिकल है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, जस्ट जो है ना इन्हीं पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताए हैं आप उसको जो है वो ज़हन में रखें और इस पैराग्राफ को आप आसानी से जो है ना वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है उसने एक एग्जांपल जो है वो है 11.2। 11.2 एग्जांपल जो है इसमें क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, और जो स्पीड है वो है 340 मीटर पर सेकेंड, और जो वेवलेंथ है वो भी गिवन है 0.5 मीटर लैम्डा जो है, और v जो है ना वो है 340। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और f क्या आ जाएगा, v ओवर लैम्डा, और जब v ओवर लैम्डा मतलब 340 ओवर लैम्डा 0.5 करेंगे तो 680 हर्ट्ज जो है ना आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और न्यूमेरिकल आपने करना है वैसे ही है, पहले डाटा बताएं, फिर सोल्यूशन निकालें, उसमें फार्मूला बताएं, वैल्यू पुट करें, और फिर जो है ना आंसर निकालने के बाद हेंस करके दोबारा फिर आंसर लिखें। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी, सिंपल सी छोटी सी मुन्नी सी एग्जांपल है। ठीक है, और इस तरह की एग्जांपल जो है वो पेपर में आ जाती हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकती हैं, 4 में भी आ सकती हैं। ठीक है, इस बुक का ये फायदा है कि इसके न्यूमेरिकल जो है ना वो छोटे छोटे से हैं। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है उसने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करना है, और उसके लिए एको मेथड जो है ना उसको यूज करना है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करने के लिए उसने एक टेक्निक बताई है, एक तरीका बताया है कि आप कैसे मेजर करेंगे। उसके लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो एक मेजरिंग टेप है, एक स्टॉप वॉच है, और इसके लिए जो है ना जहाँ आपने खड़े होना है वो होनी चाहिए, एक फ्लैट वॉल होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसी वॉल होनी चाहिए जो कि एक अच्छा एको जो है ना वो प्रोड्यूस करे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि मेजरिंग टेप को यूज करते हुए आपने 15 मीटर के डिस्टेंस पे वो जो वॉल है जिसके सामने आपने खड़े होकर क्लैप करना है, उससे आपने 50 मीटर के डिस्टेंस पे आपने जो है वो खड़े होना है। ठीक है, और इस तरह आपके पास जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, साउंड का जाके वापस आना, मतलब एक दफा आप क्लैप करेंगे तो क्लैप ने जो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, और फिर टकरा के 50 डिस्टेंस का कवर वापस कवर करना है, डिस्टेंस जो है दोबारा आना है, तो तकरीबन 100 मीटर जो है ना, जो डिस्टेंस है ना एस जो है ना वो आपके पास आ जाएगा 100 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है आपने, स्पीड ऑफ साउंड, एस इज इक्वल टू वी टी, और वी इज इक्वल टू एस ओवर टी। एस आ गया आपके पास 100, एस किसके इक्वल है 100। ठीक है, अब आपने निकालना है टाइम। अब टाइम एक एको का टाइम निकालना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। इसके लिए आप क्या करेंगे, 10 एकोज का टाइम निकालेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 1 एको जो है ना उसका टाइम आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे आपने टाइम निकालना है, तो आपने क्या करना है कि स्टॉप वॉच जो है बेशक अपने दोस्त को पकड़ा दें और खुद आप क्लैप करें,
और जैसे ही क्लैप करना है साथ ही आपने 0 कहना है, और दोस्त ने साथ ही जो है ना वॉच जो है, स्टॉप वॉच जो है उसको ऑन कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लैप करें, ठीक है, 0 कहें, स्टॉप वॉच ऑन हो, ठीक है, साउंड जब टकरा के वापस आए, एको जब आपको सुनाई दे, फौरन आपने दोबारा से जो है वो क्लैप कर देना है। ठीक है, तो इस तरह जो है जैसे जैसे आपको एको सुनाई देता जाएगा आपने क्लैप करते जाना है। इस तरह आपने 10 टाइम जो है 10 काउंट करना है, मतलब 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, इस तरह आपके पास 10 जो क्लैप होंगे ना उनका टाइम आ जाएगा। फिर आपने जो टाइम आएगा उसको 10 से डिवाइड कर लेना है, वो एक जो क्लैप है उसका टाइम आ जाएगा। तो टाइम भी आ गया आपके पास। S = VT का फार्मूला है, V = S/T करेंगे, 100 को जो भी टाइम आएगा उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है स्पीड आ जाएगी जो कि 340 के नियर अबाउट होगी। तो इस तरह आप एको मेथड को यूज करते हुए जो है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारी फिर एक एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल में क्या है कि फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन 1.5 सेकंड अर्लियर देन द थंडर, मतलब कि पहले आपको लिश्क जो लाइट सी जो है ना वो दिखाई देती है, और 1.5 सेकंड के बाद जो है ना आपको साउंड जो है बादल के गरजने की आवाज जो है ना वो सुनाई देती है। तो ऐसा ही होता है बेसिकली कि जब आप देखें कि बादल आए हैं और वो लिश्क जो है वो प्रोड्यूस होती है, लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, तो लाइटनिंग जैसे ही प्रोड्यूस होती है उसके 1.5 सेकंड के बाद तकरीबन आपको जो है वो थंडर जो है वो सुनाई देता है, मतलब गरज जो है वो सुनाई देती है, बादल के गरजने की आवाज जो है वो सुनाई देती है, और ऐसा ही होता है। तो अब आपने जो है ना आपने ये फाइंड आउट करना है कि बादल जो है वो कितने डिस्टेंस पे हैं जब आपको फ्लैश जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब टाइम आपके पास आ गया 1.5 सेकेंड, और स्पीड ऑफ साउंड आ गई 332 मीटर पर सेकेंड। बादलों के लिहाज से ये बादल हैं, तो उस सूरत में स्पीड ऑफ साउंड होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 340 से देखें कम होगी। तो डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, S = VT का फार्मूला लगाए हो, और 498 मीटर, तकरीबन आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे बादल होते हैं। ठीक है, और ऐसा ही होता है, ये बादल जो है ना तकरीबन आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे होते हैं, 1 किलोमीटर भी नहीं, आधा किलोमीटर, उससे भी 2 मीटर कम। 498 मीटर जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना वो है 498 मीटर के डिस्टेंस पे बादल जो है वो गरजते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो है नॉइज पोल्यूशन। अब नॉइज पोल्यूशन से पहले जो है ना वो हमें म्यूजिक के बारे में बता रहा है। ठीक है, कि जब आप कोई प्रोग्राम देखते हैं रेडियो पे, टेलीविजन पे, तो आप जो है वो डिफरेंट क्वालिटीज के साउंड सुनते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। ठीक है, इसी तरह म्यूजिकल प्रोग्राम में चले जाएं तो आप जो है ना डिफरेंट किस्म की जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे फ्लूट है, जैसे बांसुरी कहते हैं, हारमोनियम, वायलिन, ड्रम, इनके जो है ना साउंड आपको सुनाई देते हैं और आपको अच्छे लगते हैं। तो ये जो साउंड है इन डिवाइसेस से, इन इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड आपको जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और आपको सुनाई देते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, और उसको हम कह देते हैं इट इज म्यूजिक। मतलब कि सच साउंड विच हैज प्लेजेंट इफेक्ट या विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर्स। ठीक है, उसे हम कह देते हैं कि दैट इज द म्यूजिक, उसको हम म्यूजिक कह देते हैं। सच साउंड विच हैज प्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स, या हम कह देंगे विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर्स। ठीक है, उन्हें हम कह देते हैं दीज आर म्यूजिक, तो वो म्यूजिक में आ जाते हैं। ठीक है, इसके आगे जो है ना वो पूरी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। Such sound which are pleasant to our ears are called musical sound। ठीक है, यहाँ तक आप इसको जो है वो याद कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है कुछ ऐसे भी साउंड होते हैं जो कि हमें अच्छे नहीं लगते, that are unpleasant to our ears, या हम उन्हें कह देते हैं कि that has jarring effect on our ears, जो हमारे कानों पे बुरा असर डालते हैं। ठीक है, उन्हें हम कह देते हैं जो है इट इज नॉइस। ठीक है, जैसे साउंड ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी की फैक्ट्री है, उसमें मशीनरी है, हैवी मशीनरी, वो वर्क कर रही है तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है।
द स्लैमिंग ऑफ डोर, कोई डोर को पीट रहा है, जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है, तो उस सूरत में जो होगा वो भी नॉइज में आ जाएगा। एंड साउंड ऑफ ट्रैफिक इन बिग सिटीज, और शहरों के अंदर जो बड़े शहरों में जो ट्रैफिक होती है बहुत ज्यादा होती है, उनका जो साउंड है वो भी नॉइज में आ जाता है। ठीक है। और दूसरी बात ये बता दूं कि नॉइज को नॉइज इसलिए कहते हैं कि उसका जो साउंड होता है वो इरेगुलर होता है, उसमें कोई तरतीब नहीं होती। ठीक है। वो म्यूजिकल साउंड की तरह नहीं होता, म्यूजिकल साउंड जो होता है वो रेगुलर होता है। ठीक है। और हमें पता होता है कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो नॉइज होता है, एक तो यहाँ तो ये इरेगुलर होगा, यहाँ पे सडन वाइब्रेशन जो होगी, मतलब आप देखें जैसे कि आप जा रहे हैं तो अचानक से जो है ना कोई हॉर्न बजा दे आपके पास, तो वो जो है वो नॉइज में आ जाएगा, और उसकी आवाज सुन के जो है ना हो सकता है कि आप मतलब डर भी जाएं। तो नॉइज जो है इसीलिए होता है कि वो इरेगुलर है, और सडन जो वाइब्रेशन है वो जो है नॉइज से जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसके बाद कुछ उसने फर्दर जो है ना उसने बताया कि जो नॉइज पोल्यूशन है उसकी क्या वजूहात हैं, कैसे जो है वो नॉइज जो है ना वो बड़े बड़े शहरों में जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। इसमें हैवी मशीनरी आ जाती है। ठीक है। और इसमें ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स भी आ जाते हैं, मतलब ऐसे इक्विपमेंट्स, मतलब ऐसी मशीनरी जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन का काम लेते हैं, मतलब बस हो गया, ट्रक हो गया, बड़े बड़े ट्रक हो गए। ठीक है। तो बड़े बड़े शहरों में जब इस तरह के ट्रक आ जाते हैं तो वो जो है ना वो नॉइज जो है ना वो क्रिएट करते हैं। इसी तरह हैवी मशीनरी, फैक्ट्रीज वगैरह में जो हैवी मशीनरी होती है उसका जो नॉइज होता है, ठीक है, जो शोर होता है वो भी नॉइज जो है वो उसमें आ जाता है। इसके बाद उसने फॉर एग्जांपल नॉइज ऑफ मशीनरी इन इंडस्ट्रियल एरियाज, लाउड व्हीकल हॉर्न्स, हूटर्स एंड अलार्म। ठीक है। बहुत ज्यादा जैसे बहुत ज्यादा कोई ऊंची आवाज में हॉर्न भी बजा दे तो वो भी नॉइज में आ जाता है। ठीक है। लाउड व्हीकल्स, ऐसी व्हीकल जो बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जैसे रक्षा वगैरह हो गया। ठीक है। बड़े बड़े शहरों में ये जो है रक्षाज हैं ये भी नॉइज जो है ना वो क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे उसने कुछ जो है वो बैड इफेक्ट बताए हैं कि अगर एक आदमी जो है वो शोर सुनता है तो उसमें किस किस्म की जो है बीमारियां हो सकती है, उसकी जो है कंडीशन कैसी हो सकती है, उसकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है। तो अगर कोई नॉइज सुनता है और ज्यादा देर तक सुनता रहे तो क्या होगा, हियरिंग लॉस, उसके कान खराब हो जाएंगे, स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद खराब होगी, एग्रेशन, गुस्से में रहेगा हर वक्त, हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, हाई स्ट्रेस लेवल, हर वक्त जो है वो तनाव में रहेगा। नॉइज कैन आल्सो कॉज एक्सीडेंट बाय इंटरफियरिंग विद कम्युनिकेशंस एंड वार्निंग सिग्नल्स। बार बार ये होता है कि कोई जा रहा है, ठीक है, तो एकदम से जब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी चला रहा है तो पीछे से आकर कोई हॉर्न बजा दे तो ड्राइवर जो है वो डिस्टर्ब भी हो सकता है। ठीक है। तो किसी भी किस्म का जो है वो एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह जो है कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है नॉइज की वजह से। अब यहाँ पे जो लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ जो है इसमें उसने सेव लेवल ऑफ नॉइज बताया है कि वो उसके दो फैक्टर्स हैं। अब सेव लेवल ऑफ नॉइज, अगर आप नॉइज सुनना भी चाह रहे हैं ना तो उसका जो सेव लेवल है वो क्या है, मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह में जो काम करते हैं उनकी नज़र में सेव लेवल जो है वो कौन सा है। ठीक है। कौन सा जो है उनका सेव लेवल है, मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं। तो सेव लेवल ऑफ नॉइज पहले सुनने होता क्या है। सेव लेवल ऑफ नॉइज होता है लेवल और वॉल्यूम ऑफ द नॉइज, कि जो नॉइज है वो कितने डीबी का है। ठीक है। वो 85 से 90 डीबी तक का जो साउंड होता है ना, वो जो वर्कर्स है ना वो सुन सकते हैं। ठीक है। 85 से 90 डीबी का बहुत ही ऊंचा साउंड होता है, और 8 घंटे तक जो है वो उसको सुन सकते हैं, एंड 8 आवर वर्क डे। सेव लेवल ऑफ नॉइज मतलब अगर आप नॉइज को सुनना ही है तो वो 85 से 90 डीबी का होना चाहिए, और 8 घंटे तक आप उसको सुन सकते हैं। ठीक है। द सेव लेवल ऑफ नॉइज डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। तो पहला क्या है, द लेवल ऑफ द नॉइज यानी कि वॉल्यूम, और दूसरा क्या है, पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइज। ठीक है। कि नॉइज जो है वो कितनी देर तक जो है वो
जो है हम 85 से 90 dB का साउंड जो है वो सुन सकते हैं। तो 85 से 90 dB उसका लेवल होगा और 8 घंटे तक जो है ना वो सुन सकते हैं। तो जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं वो क्या करते हैं कि 8 घंटे काम करते हैं और 85 से 90 dB तक का साउंड जो है वो सुनते हैं, ठीक है। और अगर कोई उन्हें कह दे कि एक घंटा और लगा दो तो क्या होगा कि वो जो है वो लड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। और अगर कोई मजबूर हुआ, गरीब हुआ, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, चलें जी 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा टाइम लगा देते हैं। लेकिन क्या है कि ये जो सेव लेवल ऑफ नॉइज है इससे वो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आप वो अपना नुकसान कर रहे हैं। नुकसान क्या होगा कि ऊपर जो बीमारियां बताई हैं इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में, उसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, एग्रेशन, हाइपरटेंशन वगैरह, ठीक है। कुछ भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है, हियरिंग लॉस हो सकता है। तो इस तरह जो है तो जो सेव लेवल ऑफ नॉइज जो है ना वो जो है उसका एक लिमिट है और एक टाइम स्पैन है, ठीक है। अब लास्ट में देखें कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मशीनरी बना रही है, इक्विपमेंट जो है वो बना रही है, या साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स, ठीक है, वो बना रही है, ठीक है। जहाँ गवर्नमेंट ना भी बना रही हो तो हमें जो है ना कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज करें। हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस जो है ना वो उनको यूज करना चाहिए, ठीक है, अपने लेवल पे। अगर हम कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे साउंड वगैरह है, ठीक है, या हम जो है हमारे पास जो है ना, या हम किसी जगह पे काम करते हैं और वो वहाँ पे बहुत ज्यादा साउंड है, ठीक है, तो हम कोई ऐसा प्लान करें, कोई ऐसी चीज जो है वो यूज कर लें, जैसे हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, मतलब कानों में कोई ऐसी डिवाइस लगा लें जो हमें जो है वो साउंड जो है वो सुनाई ना दे, ठीक है, लेकिन हम अपना काम भी करते रहें, ठीक है। तो इसी तरह मुख्तलिफ जैसे साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स, मतलब ऐसे बैरियर्स होते हैं जिनके साथ साउंड टकराता है और वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी इंटेंसिटी जो है ना वो बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह जो है फ्रेंडली मशीनरी बनानी चाहिए, ठीक है। अब बाइक्स वगैरह की एग्जांपल ले लें, उसके साथ सिलेंसर लगाते हैं, अगर सिलेंसर ना हो तो कितना ऊंचा साउंड जो है वो होता है। लेकिन क्या है कि उसके साथ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मशीनरी जो है ना वो अटैच कर दी जाती है, जिसको हम सिलेंसर कहते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि साउंड जो है ना वो काफी हद तक जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की डिवाइसेस यूज करके जो है ना हम साउंड जो है ना उसको फेस कर सकते हैं। लास्ट में एक एक्टिविटी है, develop an action plan to help you address any problem with noise in your workplace considering the following points। मतलब कि आप किसी जगह पे काम करते हैं और वहाँ पे जो है आपके आसपास कोई फैक्ट्री वगैरह है या कोई ऐसी मिल है या फैक्ट्री है जो कि बहुत ज्यादा जो है वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रही है और आपको प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपने ये जो 4 स्टेप है ना ये करने होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम जो है ना उसको देखें कि क्या है। मतलब आपके पास कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे मशीनरी है, बड़ी बड़ी मशीनरी है, वो वर्क कर रही है। तो सबसे पहले जो है ना आप प्रॉब्लम देखिए। प्रॉब्लम क्या है जी आपके इस केस में, मशीनरी की केस में, फैक्ट्री की केस में, वो है जी नॉइस। प्रॉब्लम क्या है? नॉइस, ठीक है। और व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रॉब्लम? उसके प्रॉब्लम्स के सोर्सेज क्या हैं? दैट इज द हैवी मशीनरी। हु आर द पीपल बीइंग अफेक्टेड? और भी कोई लोग इससे अफेक्टेड हैं या आप अकेले ही हैं? ऐसा अगर होगा ना तो फिर जो है ना आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वहां से कुछ और लोगों को भी इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फाइनली जरूरी नहीं है कि फैक्ट्री को आप बंद ही करें, आप कुछ सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। ये जो है जो मशीनरी है उसका नॉइज जो है वो कम करें। कोई भी फ्रेंडली जो है डिवाइस जो है ना, फ्रेंडली इन्वायरमेंटल डिवाइस यूज करके जो है कोशिश करें कि साउंड जो है वो कम प्रोड्यूस हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि फैक्ट्री बंद ही करें, ठीक है। तो कोई जो है ना इस तरह की आप सजेशन दे सकते हैं कि किस तरह जो है ना इस नॉइज से जो है वो बचा जा सकता है। तो ये बेटा हमारा आज का आर्टिकल था, ठीक है। यहाँ मैंने आर्टिकल्स थे एक्चुअली, ठीक है।
ये मैंने आपको एक्सप्लेन किए। तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी थी कि आपने जो है चैप्टर नंबर 10 इसके जो है रिव्यू कंसेप्चुअल क्वेश्चन और जो न्यूमेरिकल्स है ये आपने जर्नल पे नोट करने हैं और आपने इसको व्हाट्सएप में इसके इमेजेस जो है ना वो आपने जो है वो शेयर करने हैं, ठीक है, मुझे ताकि पता चले कि किसने नोट किए हैं। और दूसरा ये है कि 15 को तो वैसे भी इंशाल्लाह अल्लाह ने किया तो स्कूल जो है ना वो खुल जाएंगे, ठीक है। तो उस वक्त भी मैं जो है वो चेक कर लूँगा। फिर जो है अभी आप इमेजेस वगैरह भेजें, ठीक है, इमेजेस को चेक करता हूँ और उसके बाद जो है ना दोबारा फिर जो है ना वो आपसे जर्नल लेके जो है ना वो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये थे आज ही हमारे आज के आर्टिकल्स, ठीक है जी। अब अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।